आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी कार्यकर्ता पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष संभाग के प्रभारी श्री माधोराम जी चौधरी, गंगानगर जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय आत्माराम जी तरड़, हमारे नोखा से विधायक और इस जिले के जिला संगठन प्रभारी बिहारीलाल जी बिश्नोई, हमारे सूरतगढ़ के स्थानीय विधायक आदरणीय राम प्रताप कासरिया जी भी यहाँ मौजूद है। हम सबका स्वागत करता हूँ। आज 10 मई को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गंगानगर में और हनुमानगढ़ 2 जिलों में कार्यक्रम है, उसी के निमित्त 10 मई को सूरतगढ़ में बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन है। उसके निमित्त आज विशेष रूप से हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारी पार्टी के मार्गदर्शक आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब यहाँ पधारे हैं। कार्यकर्ताओं की बैठक की व्यवस्था का जायजा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम के निमित्त हमारे बीच में आए हैं। तय किया था कि आज प्रेस से मुखातिब होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सूरतगढ़ के पत्रकार बंधुओं को आप सब संबोधित करें। आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल। मीडिया के मित्रों को सबसे पहले तो प्रणाम। सुरेश जी बैठ जाओ, सलमान आ जाओ, बैठ जाओ। बस बीच में नहीं, थोड़ा सा उसको करने बाद देखिए, जैसा हमारे विजेंद्र जी ने आपको ब्रीफ किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा साहब 10 तारीख को सूरतगढ़ आ रहे हैं और सूरतगढ़ में बूथ से ऊपर के 2 कार्यकर्ता हैं। बूथ है, शक्ति केंद्र है, मंडल है, जिला है, उसके ऊपर के 2 कार्यकर्ता हैं हमारे। वो सभी उस सम्मेलन में आएंगे। बूथ स्तरीय संकल्प सम्मेलन उसका नाम होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद जो प्रमुख 100 आदमियों की एक टोली होगी, जो केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं, एमएलए, एक्स एमएलए, एमपी, एक्स एमपी, प्रदेश पदाधिकारी, ऐसे 100 आदमियों की एक टोली होगी। उसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस सम्मेलन के बाद चर्चा करेंगे और उस चर्चा के बाद सामाजिक समरसता के प्रति एक यहाँ मंदिर है बाबा रामदेव जी का, जिसको जाल वाला मंदिर कहते हैं, रामदेव जी का मंदिर कहते हैं। उस मंदिर का दर्शन करेंगे। ये मुख्य कार्यक्रम सूरतगढ़ में रहेंगे, जिसके लिए आपको मैं आज ब्रीफ करने के लिए आया हूँ। वैसे 11 तारीख का कार्यक्रम उनका हनुमानगढ़ में रहेगा। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बने हैं, उनका वो हनुमानगढ़ से फिजिकली और बाकी 10 जगह जहाँ कार्यालय बने हैं हमारे राजस्थान में, उनका वर्चुअल उसका उद्घाटन करेंगे। बीकानेर का कार्यालय का भी उद्घाटन यहीं से होगा, हनुमानगढ़ से। उस कार्यक्रम में मैं रहूँगा, कहीं कोई रहेगा, जैसे गुलाब जी कटारिया भी ये कार्यक्रम में रहेंगे। ऐसे सबकी ड्यूटियाँ अलग अलग लगेंगी। तो मुझे इतना ही आपको ब्रीफ करना था। अब मैं सोच रहा हूँ कि बोथ वे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो आपके सवाल जो होंगे उनका जवाब देने की कोशिश मैं करूँगा। सारगर्भित प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसा मैं मानता हूँ। मैं प्लेटफॉर्म आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मंत्री जी राम राम। मेरा निवेदन है कि आज जो ठीक 7 साल पहले आप जंतर मंत्र पर बैठाया 6 मई 2015 रात 5 मई 2022 आज 7 साल हो गया। राजस्थान बस आप आश्वासन दे रहे हो और सारा कुछ होने के बाद आज तक कुछ भी हो रहे हो। वो और मत हमें अब आगे मन के तो आपने पहले ये भी ठीक लगे और अध्यक्ष जी को पत्र भी है। मैं
ओल्ड भी सारा सिरमा थे जी, ओल्ड भी है, लेकिन चाल कहेंगे तो मैं बता दूँ खाने को खाना भी दिमाग में भी ठीक रहे। जो यहाँ मंच बैठा है उनके भी दिमाग में ये विषय, क्योंकि मैं ये नहीं समझ रहा था कि विषय आएगा, अपना आ गया तो मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, इससे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी मैं संस्कृति मंत्रालय देखता हूँ, उसमें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने वाला काम संस्कृति मंत्रालय के पास ही है। तो जैसे अभी मराठी का या भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे, अब 6 को आपने दे रखा है, तो विषय मैंने ये रखा भी हमारे तो राजस्थानी की भाषा का मान्यता का विषय ये भी तो 8 शेड्यूल में जुड़ने वाला विषय। इस विषय को हमने कई स्तर पर चर्चा की, इसको हम ले गए प्रधानमंत्री जी तक। आपने सही कहा, जंतर मंत्र पे जो कार्यक्रम था उसमें मैं भी था और गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी थे, आप भी थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा इसमें जो 38 प्रपोजल हैं पेंडिंग गृह मंत्रालय में, इसको छांटेंगे कैसे, इसकी कोई विचार विमर्श करके, और आप उस समय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे और आप उनको बता दें। तो हमने 38 में से 3 भाषाओं का प्रपोजल छांटा। एक तो भोटी ये बोली जाती है हिमालयन ट्रांस में। हिमालयन ट्रांस का मतलब आपको जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक, इवन चाइना का पार्ट है ना, वहाँ भी ये भोटी बोली जाती है। भोटी भाषा की मान्यता प्राप्त नहीं है, और मैंने कहा भूटान ने उसको मान्यता जैसा काम कर दिया या सम्मान दे दिया। दूसरी हमारी राजस्थानी भाषा, ये हम चर्चा करके प्रधानमंत्री जी से आगे बढ़े थे। ये भाषा हमारी है, नेपाल की इसमें संसद में कोई आदमी राजस्थानी भाषा से शपथ ले सकता है, उसको सम्मान दे दिया तो हम उसको मान्यता मान लो। और कोई छाजेड़ जी ने शपथ ली भी है, मैंने उनका रिकॉर्ड भी दिखाया। तो भाषा हमारी और नेपाल सम्मान कर रहा है, तो हमें इसको मान्यता देनी चाहिए, 1 शेड्यूल में करना चाहिए। फिर आ गई भोजपुरी, जो भाषा हमारी भारत की, और मॉरिशस ने उसको मान्यता दे रखी। तो ये 3 भाषाएं हम 38 में से छांट सकते हैं। करीब करीब इसका कैबिनेट नोट बनने के लिए तैयारी हो गई थी। उसी दौरान आपका जयपुर फेस्टिवल होता है, जयपुर साहित्य का होता है, जमावड़ा होता है। वहाँ एक प्रस्ताव पास होता है कि अगर भोजपुरी और राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिलती है, तो आगे आने वाली जनगणना में ये राजस्थानी और भोजपुरी दिखाएंगे, हिंदी नहीं दिखाएंगे। तो हिंदी की जो फैमिली है वो कमज़ोर होगी। आपने देखा होगा यहाँ भी प्रस्ताव पास किया जयपुर फेस्टिवल में, उसके बाद जंतर मंत्र में जहाँ अपन इकट्ठे हुए थे वहाँ धरना दिया। धरना देकर के विवाद खड़ा किया कि हिंदी को नुकसान हो जाएगा, और उसमें नुकसान के पीछे उन्होंने कारण ढूंढा कि हिंदी को हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाना चाहते हैं, हिंदी भाषियों ने कहा। तो उसके लिए भी हम राजनाथ सिंह जी से मिले, मैंने उनको समझाया सर 5 वीटो देश संयुक्त राष्ट्र संघ, इनकी भाषाएं थी। एक अरबी जुड़ी इतने सालों में, अरबी अब तो 75 क्या चाहिए तो 77 साल हो गए, एक अरबी जुड़ी। तो बहुत मुश्किल काम होता है वहाँ ऐड होने में। तो हम हिंदी को नुकसान नहीं करेंगे, हिंदी लिखेंगे जनगणना में, मातृभाषा का कॉलम होगा उसमें हम राजस्थानी लिखेंगे, और हिंदी नहीं लिखेंगे ऐसा है नहीं। लेकिन वो बड़ा विवाद खड़ा करने से वो और कमेटी में चलाएगा, इसलिए पेंडिंग है पैसा, और कोई विषय नहीं है। तो एकदम नजदीक पहुंचा दिया था, और भी कोशिश आपको फिर कह रहा हूँ मैं, इस सूरजगढ़ की धरती पर राजस्थानी भाषा को हम मान्यता दिलाएंगे, इस प्रयास में है। और मेरा तो कमिटमेंट है, क्योंकि भाषा जिंदा रहती है तो संस्कृति जिंदा रहती है। और ये मोदी गवर्नमेंट की प्राथमिकता भी है कि विलुप्त हो रही भाषाओं को वापस ठीक करो। हम उस कमेटी में संस्कृति मंत्रालय के कारण मैं ज़्यादा जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं डिटेल में इसका आंसर। धन्यवाद। राजस्थान के अंदर कई जगह दंगे हुए हैं। अशोक गहलोत का कहना है कि बीजेपी जो है आगामी चुनाव को देखते हुए ये दंगे करवा रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, करौली की घटना से अपन शुरू करें, उससे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में पूरा ही बिगड़ा हुआ है। मैं खुद करौली की, मैं आपको ही पूछता हूँ, भारतीय नववर्ष मनाना कोई अपराध है क्या? करौली के लोग
भारतीय नव वर्ष मना रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। 2079 वर्ष पहले विक्रमादित्य हुए, उनके समय एक कैलेंडर आया, उन्होंने कहा ये साइंटिफिक है। आज भी उस कैलेंडर में वो सूर्यग्रहण लिखा हुआ है वही रहेगा, चंद्रग्रहण लिखा हुआ वही रहेगा, तिथि में फेरबदल लिखा हुआ तो वही रहेगा। इतना प्रमाणिक एक नव वर्ष का विषय दिया। हम 712 के बाद हमारी संस्कृति को हम लुप्त करते चले गए। चाहे कोई कालखंड आया, अब तो अंग्रेज तक मैं कहता था, नाम नहीं लेता। और उसके बाद हम एक ऐसा वर्ष मनाने लगे तो हमारा वर्ष नहीं है, मनाओ, हमें उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय नव वर्ष मनाना ये अपराध थोड़ी है। इस पे किसी ने सुनियोजित तरीके से पत्थर फेंके, और उसमें भी इन्होंने क्या किया, राजस्थान सरकार ने तुष्टिकरण की नीति के कारण एक हमारा ऐसा आदमी है जिसको मैं मिलके आया, वो सेवा करने के लिए गया था, जो घायल हुए थे करौली के दंगे में, उनको वो टैक्सी पे अस्पताल ले जा रहा था और कहा तुम वीडियो में दिख रहे हैं, उसको बंद कर दिया। वो तो क्या, मैं तो घायलों को अस्पताल ले जा रहा था। तो दंगा होना वो तुष्टिकरण की नीति के कारण होता है। दंगे के बाद जो ये कार्रवाई करते हैं ये एक पक्षीय करते हैं, हमसे हमारा वोट बैंक नाराज नहीं हो जाता। और यही विषय आपको मैं थोड़ा उदाहरण दूं, आदरणीय बाल मुकुंद बिस्सा स्वतंत्रता सेनानी, और ये आज से नहीं लग रहा है परशुराम जी का झंडा, परशुराम जयंती आ रही है तो वहां झंडा लगता है। अच्छा, झंडा लगा हुआ था, क्या आपत्ति थी जी इनको? आपत्ति थी तो तिरंगा लगा देते। उन्होंने झंडा हटाया, उसकी जगह इस्लाम का झंडा लगाया। बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति के ऊपर काला पट्टा बांधा। ये शोभा देता है क्या? और फिर कहते हैं कि बीजेपी वाले दंगे के लिए उकसा रहे हैं। हम उकसा रहे, किसने किया थे? हम अशोक गहलोत साहब से आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं। करौली की घटना के संबंध में सरकार हिंदुओं को भी बराबर का दोषी मान रही है, और उसको प्रमाणिकता के लिए उन्होंने एक सूची जारी की है, मुआवजा सूची, जिसमें 3 मुस्लिम जो हैं, 3 हिंदू है और बाकी 52-50 के करीब मुसलमानों को मुआवजा दिया गया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये तुष्टिकरण की नीति के कारण ये दंगा होने के बाद कार्रवाई भी एक पक्षीय करते हैं। मैं ये आपको उदाहरण दे रहा हूँ जी करौली का, तो मैं मिल के आया हूँ उस आदमी से जो कह रहा कि मेरा और कोई काम नहीं था, मुझे पता चला घायल हो गए हैं लोग, उन घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे। उनको भी ऐसे लोग हैं, निर्दोष को पकड़ा कईयों, और जो नगर पालिका के चेयरमैन है उनका कोई लड़का है, उसको वो अभी तक नहीं पकड़ पा रहे, जिनका बहुत से शहर के लोग कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन है कि उसी का ही हाथ है, लेकिन उनको लगता है हमारा वोट बैंक किसी का नहीं। ये जो सारी घटनाएं की जड़ जो है ना, वो तुष्टिकरण की नीति है, और यही कानून व्यवस्था बिगाड़ रही है, और इसका जवाब, माकूल जवाब 2023 में जनता देने वाली है। आप मानते हैं मंत्री जी जिले में बीजेपी कमजोर नड्डा साहब का प्रोग्राम यहाँ रखा है? नहीं, हमारे संगठन के प्रोग्राम होते ही रहते हैं। हमारी पार्टी में संगठन की गतिविधियां निरंतर चलती रहती है, निरंतर। हम कोई चुनाव के समय आने वाले पार्टी के लोग नहीं है, हम हर समय आते रहते हैं आपके बीच। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, वो भी उसी श्रृंखला का एक पार्ट है। सर, राजनीति से एक सवाल है, पिछली 1.5 साल पहले सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था, फिर उसको 1 दिसंबर कर दिया, फिर उसको अब 1 जुलाई बाद में पूछ रहे हैं, प्रेस नहीं है ना, प्रेस को मैं बाद में दूंगा। आप बोलिए वैसा प्रेस। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, वैसे तो आपने जवाब दे दिया है, लेकिन अब तो नड्डा जी का दौरा है, मान लो राजस्थान में दौरा कर रहे हैं, तो क्या ये मान लें कि विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी? नहीं, हम हमेशा तैयार रहते हैं हर चुनौती के लिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, 1.5 साल कर रहे हैं। मैं आपको पहले से बता दूँ, आपको अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप जानेंगे, अक्टूबर 51 में बनी, तो उस समय हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुत घूमते थे। ये ऐसी थोड़ी पार्टी आगे बढ़ी है,
और कितने ही लोगों ने जो हमारा प्रवास का कार्यक्रम होता है उसको हाथ में लिया, बड़े बड़े लोगों ने। उसके बाद अटल जी और अडवाणी जी, ये 2 लोग आए, इनके भी प्रवास निरंतर होते रहते। अभी हमारे आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की बात करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी, आप देखते हो कि कितने प्रोग्राम होते हैं। अभी यूपी का प्रोग्राम समाप्ति नहीं है, उससे पहले तो पीएम साहब गुजरात चले गए। आज हमारा अमित शाह जी बंगाल है। मुझे अभी हमारा सत्र समाप्त हुआ था, मैं ये पार्टी में काम करने का तरीका बता रहा हूँ। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मंत्री गण सारे जो आकांक्षी जिले हैं उनमें जाएंगे। तो ये मुश्किल काम था। आकांक्षी जिले वो जिले हैं जो विकास की दौड़ में थोड़े पिछड़े, पूरे देश के जिले, कोई एक राज्य के जिले में। तो सभी जिलों में मंत्रियों को भेज दिया जी, एक मंत्री को 2 जिले। मैं भी 2 जिले करके आया हूँ, छत्तीसगढ़ का बस्तर करके आया हूँ और राजस्थान का करौली करके आया हूँ। करौली आकांक्षी जिले। मंत्री जी, हमेशा चुनावी मोड में रहने के बावजूद स्थानीय निकाय चुनाव पे आप दृष्टि डालें तो गंगानगर जिले में बीजेपी की स्थिति हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर सक्रिय रहने वाली पार्टी, निरंतर। जो नड्डा जी का जो दौरा है, सूरजगढ़ का दौरा है, तो उसको किस तरह से ऐतिहासिक बनने का आपका प्रयास चल रहा है? कितनी भीड़ या कुछ? भीड़ का विषय नहीं है, संगठन की बैठक है, अपेक्षित श्रेणी के लोग होंगे, वो हमारे कार्यकर्ता ही आएंगे, जिनके पास आई कार्ड होगा। हाँ, वो अलग विषय है। जैसे किसी चौराहे पे स्वागत का कार्यक्रम होगा, वो अलग विषय है। जो मैं मूल कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ कि हम आई कार्ड जारी करेंगे। जो आई कार्ड पहन के आएगा वही उसमें अलाउ होगा, बाकी अलाउ ही नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी सबको, थैंक यू। जी मंत्री जी, नड्डा जी के कार्यक्रम की संक्षिप्त में जानकारी दें। देखिए, 10 मई को बूथ और बूथ से ऊपर के हमारे कार्यकर्ता, उनका सम्मेलन, संगठनात्मक गतिविधियों से संबंधित ये सम्मेलन है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और प्रदेश के भी प्रमुख लोग आ रहे हैं, कोर कमेटी के लोग भी आ रहे हैं और बीकानेर संभाग के सभी प्रमुख लोग उसमें सम्मिलित होंगे। धन्यवाद, काम करेंगे।